नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। देश में टेरर फंडिंग पर लगाम कसने के लिए पीएफआई पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दूसरे राउंड में 8 राज्यों में करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। पिछले 5 दिन में ये दूसरी बार है जब एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पीएफआई के सदस्यों को शिकंजे में लिया है। यूपी में तो एक साथ 26 जिलों में छापेमारी कर करीब 57 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन छापेमारी के बाद जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए उससे साफ हो गया है कि पीएफआई का प्लान बहुत ही खतरनाक था। वैसे महाराष्ट्र में छापेमारी के दौरान मिली एक बुकलेट से भी पीएफआई के खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनआईए की कार्रवाई से पीएफआई का टेरर मॉड्यूल क्या ध्वस्त होगा? एजेंसियों की चोट से एजेंडे वाला पीएफआई क्या पस्त होगा? केरल टू कानपुर ऑपरेशन ऑक्टोपस से कट्टरपंथ पर यह बड़ी चोट है। कट्टर सोच वाले संगठन पर क्या प्रतिबंध लगेगा? मुस्लिम युवाओं को बरगलाने में क्या पीएफआई लगी है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर है। केरल से लेकर कानपुर तक 8 राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पीएफआई के देश भर में फैले कई ठिकानों पर छापेमारी की। पीएफआई पर छापेमारी का यह दूसरा राउंड है। पहले राउंड में छापेमारी की कमान एनआईए के हाथ में थी। दूसरे राउंड की छापेमारी में यूपी के 26 जिलों में यूपी एटीएस ने पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके 57 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। पीएफआई के निशाने पर अयोध्या और काशी भी थे। पीएफआई अयोध्या और काशी में बड़ी घटना को अंजाम देकर देश और दुनिया में अपने संगठन को चर्चा में लाना चाहता था। पीएफआई और एसडीपीआई दोनों ही संगठनों का यह मकसद था कि हिंदुओं की बड़ी आस्था का केंद्र अयोध्या और काशी में कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए ताकि बड़ी संख्या में लोग हताहत हों। इससे जहां एक तरफ पीएफआई का पूरी दुनिया में नाम होगा तो वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के संगठन का विस्तार तो होगा ही, साथ में फंडिंग का भी इंतजाम होगा। यूपी एटीएस और पुलिस की छापेमारी में लखनऊ से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी किसी न किसी तरह से पीएफआई से जुड़े थे, जबकि इनके परिवार वाले इन्हें निर्दोष बता रहे हैं। फैजान को पुलिस ले गई है, तो अब ये नहीं पता किस लिए गए। वो करता है शटरिंग का काम करता है, वो कुछ भी नहीं करता है, उसका अपने काम ही से नहीं छुट्टी है, तो वो किसी में कायम लग जी है, मगर अब वो लोग उठा ले गए रात को। पीएफआई का नाम देश विरोधी कामों में जुड़ता रहा है। कानपुर और प्रयागराज दंगों के अलावा हिजाब और एनआरसी को लेकर हुई प्रदर्शनी में भी पीएफआई का नाम आ चुका है, जिससे लेकर सरकार लगातार इस पर नजर रखे हुए थी। पीएफआई के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, वो चाहे वहाँ पर छापेमारी की हो या गिरफ्तारी की हो, ये निरंतर चलने वाली जो सरकारी एजेंसियों की जो खोज होती हैं, जो उसमें संदेह आते हैं, जो संदिग्ध ऐसे जो हमारे एजेंसीज हैं जिनके बारे में जानकारियाँ इस तरह की होती हैं, उनकी निरंतर जांच करना ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। केरल में अपनी जड़ें जमाने के बाद पीएफआई यूपी को अपना बेस बनाने की तैयारी में था। इसे आप रेड के सेकेंड राउंड से समझ सकते हैं। बहुत ही गंभीर सूत्रों से पता चला था कि इस प्रकार की कार्रवाई में लगातार लोग लगे हुए हैं। एटीएस ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई है। लगातार अभी कार्रवाई जारी है। अभी भी सरकार ने लगातार सतर्कता बरतने के, निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वह सदैव से संदिग्ध रही हैं। पहले भी इनकी भूमिका अच्छी नहीं रही है और जो भी देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध बेमनस फैलाने वाले हैं उनकी जांच करना और जांच करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करना। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एक साथ पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ है और इसके साथ ही अब पीएफआई पर बैन लगाने की आवाजें भी उठने लगी हैं, क्योंकि पीएफआई को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं।
फिलहाल जिस तरह के खुलासे पीएफआई को लेकर पूछताछ में हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रेड का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। नूर अहमद अजहरी जी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। केसी जैन जी, नेता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही साथ सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, पश्चिमी यूपी की बात करें, जिस तरीके से पीएफआई के निशाने पर उत्तर प्रदेश, हालांकि काशी में क्या करना था, अयोध्या में क्या करना था, वो सबके सामने है। और क्या 2047 तक का उनका मिशन था, वो भी सबके सामने है। तो ऐसे में अहम इसलिए हो जाता है पश्चिमी यूपी क्योंकि संवेदनशील इलाका, क्योंकि पीएफआई का एक मकसद ये था कि दंगे करवाए जाए। जाहिर तौर पर जो यहां जानकारी हासिल हुई उसके मुताबिक क्या प्लान था पश्चिमी यूपी को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्लान बिल्कुल क्लियर था। जिस तरीके से छापेमारी में जो सामग्री, लिखित सामग्री बरामद हुई, उसमें साफ तौर से भड़काऊ चीज़ें थीं। पूरी तरीके से ये प्लानिंग थी कि एक संदेश दिया जाए कि जो दिल्ली और यूपी की सरकारें हैं वो एक समुदाय के खिलाफ हैं, और ऐसा करके ये अपने एक मिशन में कामयाबी हासिल करना चाहते थे। साफ तौर पर अगर उसकी भाषा पढ़ेंगे, जो एफआईआर एटीएस ने यहाँ के माध्यम से कराई है, जो किठौर में एक एफआईआर दर्ज हुई है थाना किठौर में, उसमें साफ लिखा रहा है कि हिंदू लड़कियों को किस तरीके से बरगलाना, एक पूरा 7 से 8 बिंदुओं का पूरा परफॉर्मा है, जिन बिंदुओं पर काम कर रही थी पीएफआई, और लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को इस तरीके से भड़काती थी कि धर्म परिवर्तन कीजिए, उसके लिए तरीका क्या क्या अपनाइए, वो तरीका अपनाना है। इसके अलावा फंड रेजिंग के लिए उस तरीके से भावनाओं को भड़काया जाए जहां पर ये संदेश जा चुके कि अब एक जिहाद आ गया है। पहले साइलेंट जिहाद करो, उसके बाद आक्रामक हो जाओ, और उसके बाद पूरी आवाज़ बुलंद कर लो। तीसरा, चुनाव में एक मत से वोट दो। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको रेखांकित किया गया है, और जो साइलेंट छापेमारी चल रही है उसमें पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश है। शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन 4 जिलों, इन जिलों के, और बागपत, ऐसे गांव-गांव में जाकर ये प्रचार कर रहे थे जहां कोई सोच नहीं सकता। ग्रामीण क्षेत्रों को इन्होंने अपना पहले मॉडस ऑपरेंडी के तहत ग्रामीण इलाकों को रखा। जैसे मेरठ के सरूरपुर के गांव हर्रा से आज एक गिरफ्तारी करी है एटीएस की टीम ने। तो गांव के लोगों को जो भोले भाले माने जाते हैं, और माना जाता है कि वहाँ सांप्रदायिकता का जहर नहीं चलता, इन्होंने देहात क्षेत्र से ही उसकी, यानी कि पूरी कोशिश और मुजफ्फरनगर के जो ग्रामीण इलाके हैं वो पिछड़े हैं। पूरी कोशिश रही। केसी जैन जी, खुलासे तो हो रहे हैं, सवाल अब कार्रवाई को लेकर और कुछ नजीर बने उसे लेकर है, क्योंकि आप बोलेंगे तो इसी पैनल में हो सकता है कि ये भी चर्चा हो कि 8 साल बाद एनआईए की ये कार्रवाई हो रही है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी इस तरीके का एक्शन होता है तो विपक्ष बिल्कुल आड़े हाथों सरकार को और प्रशासन को लेने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और संप्रदाय विशेष की राजनीति करके, संप्रदाय विशेष को प्रलोभन दे करके इनको वोट बैंक की नजर से उनको सब लोगों को देखते हैं। लेकिन देखिए, केंद्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो जो काम राष्ट्रहित में हुए, चाहे धारा 370 को हटा करके एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए इस सरकार ने काम किया हो, या आप देखिए सीए जैसे कानून को ला करके हमारे ही भाई बहन जो बाहर विदेशों में प्रताड़ित, उनको वापस लाने के लिए जो कानून लाया गया, इन सब चीजों के विरोध के लिए चाहे शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन रहा हो या अन्य जगहों पे रहा हो, और उसके बाद लगातार ये जो पीएफआई है, इसने फंडिंग को लेकर के जब जांचें हुई, तब विपक्ष ने कहा कि अगर आपको लगता है कि फंडिंग कहीं आतंकवादी संगठनों से हो रही है या इस तरीके की कोई भी गतिविधि है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आज कार्रवाई हो रही है तो ये विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अभी आप देखिए, इनके पास से जो साहित्य मिला है, जो इनके पास में जो लेख मिले, वो किस तरीके से भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, कि एक संप्रदाय को टारगेट करना है, हिंदुओं को टारगेट करना है। और लव जिहाद को लेकर के, जब जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून लाते हैं, उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन उसको लेकर के तमाम सारी कार्रवाइयां, तमाम सारी एफआईआर पहले भी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में 2-3 लड़कियों की घर वापसी हमने करवाई,
और वहां पे नाम बदल करके, जात बदल करके, धर्म बदल करके, छुपा करके उन लड़कियों के साथ इस तरीके की हेराफेरी कर करके इस तरीके का कुकृत्य किया गया। और उसके बाद में जब कार्रवाई हुई तो वहां भी विपक्ष सामने आ गया कि आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिला करके जिस प्रकार से देश के अंदर देश विरोधी ताकतें इस प्रकार से काम कर रही है, अगर इनके ऊपर आज कार्रवाई हो रही है, 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इस तरीके का साहित्य मिल रहा है कि आप घर परिवर्तन करिए, आप लव जिहाद चलाइए, आप छुप करके जिहाद चलाइए, इस तरीके की चीजें अगर हो रही है तो ये क्या देश के विकास में सहायक हो सकती है? नूर अहमद अंसारी जी जवाब दे दीजिए। हो सकता है कि नाराजगी सरकार से हो सकता है किसी संगठन से हो, हिंदुओं से ये नाराजगी समझ से परे। देखिए भाई, देश के अमन के लिए कोई भी चीज खतरा हो, देश के अमन को कोई भी चीज गलत करे, देश के अमन के साथ कहीं भी खिलवाड़ हो, वो कोई दल हो, कल भी मैंने कहा था, कोई दल हो, कोई पार्टी हो और कोई सेना हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। देश की इज्जत सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। देश के साथ, देश के अमन के साथ खेल होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात इस बात की, जैसे आप लोग बार बार ये दिखाते हैं कि जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। आप जिहाद को गलत तरीके से पेश करते हैं। जिहाद का सही माना है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ। सर, हम गलत नहीं पेश करते, जो चीजें कही जाती हैं, जो चीजें दिखती हैं, उसकी बात हो रही है। आप नहीं गलत पेश नहीं कर रहे हैं। आपके ये गलत आरोप है आपका, ये गलत आरोप है आपका। काम अदालत करेगी, ये काम अदालत करेगी। आपकी एनआईए ने, देश की एनआईए ने उसको ये साबित करने की कोशिश की है कि ये लोग गलत हैं, तो अब ये काम अदालत को छोड़िए ना। सारे काम यही, आपके भी संवाददाता बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यही सब कुछ हो जाएगा, सारी अदालतें यही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई बोल रहे थे। अदालतें तो वाकई आप सही कह रहे हैं नूर अहमद अंसारी जी, अदालत तो कोई जाता नहीं लेकिन सर तन से जुदा हो जाता है। अदालत तो कोई जाता नहीं लेकिन सर तन से जुदा है, किनारे लग जाते हैं। गजब की बातें कर रहे हैं आप। अगर आपको संविधान पर भरोसा है तो फिर एनआरसी सीए को लेकर प्रोटेस्ट क्यों? अगर आपको संविधान पर भरोसा है तो ट्रिपल तलाक पर सवाल क्यों? अगर आपको संविधान पर भरोसा है तो फिर धर्म परिवर्तन को लेकर जो कानून लाया गया उस पर ऐतराज क्यों? अगर इतना ही आप संविधान चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ कर न्यायालय की बात मान रहे हैं, तो आज तक क्यों बार बार अयोध्या का जिक्र किया जाता है? हमें आप ये बताइए, अयोध्या का जिक्र करना भी गुनाह है क्या? तो फिर न्यायालय पर भरोसा कीजिए ना। जिस न्यायालय की बात कर रहे हैं भरोसा कीजिए। आपका अपने हिसाब से चलेगा क्या? शरिया चाहते हैं, तो लोग कमरों में बैठे हैं। शरिया कानून चाहते हैं क्या? मुसलमान शरिया कानून चाहते हैं क्या? आप तो मुसलमान, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खुलासे तो हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुत्व का लव जिहाद करो, लव जिहाद करो, धर्मांतरण करो, दंगे करवाओ, खुलासे तो हो रहे हैं, खुलासे तो हो रहे हैं। आपको राहुल भाई, मैं तो पूछ रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने की सनद मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। आप तो धर्मगुरु हैं। आप करें, क्या ये धर्मों में लिखा है क्या? हम करें, हम आप करें तो घर वापसी, हम करें तो लव जिहाद। कहां से लाते हो ये कानून? आप ये लव जिहाद का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बताइए आप। पता है आपको? नूर अहमद अजहरी की जगह कोई हिंदू नाम रखकर किसी लड़की को फंसाता है, बाद में जब खुलासा होता है तो मार दिया जाता है। कई केसेस हैं ऐसे, जरा लिस्ट उठा के देखिए, कई केसेस पता चलेंगे आपको। कई केस सामने आए हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। नूर अहमद अजहरी नहीं हो पाएगा सर। अगर बदलना होता तो बहुत पहले ही बदल गया होता। एमसी द्विवेदी जी ये जरा, हालांकि पहले जिस तरीके से वैसे ही संवेदनशील उत्तर प्रदेश रहा है, आतंकियों के निशाने पर अंदर खाने भी जो होता रहा वो भी देखा गया, स्लीपर सेल, तमाम चीज़ें रहे, बम धमाका। यहाँ पीएफआई का एक एजेंडा जो सेट हो रहा था, हालांकि कई एजेंट अब भी हैं जो कि बिलों में छिपे हैं, उन्हें भी पकड़ना होगा। एक शब्द का जिक्र हो रहा है, बैथिस। उससे जब पढ़ा गया तो उसका मतलब था फिदाइन, मौत का सौदागर।
कुछ ऐसी प्लानिंग थी? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक बहस हुई है उससे हमें जो हमारा इतिहास है उससे लर्न करना चाहिए और उससे कंक्लूजन सही निकालने चाहिए कि क्या बात सही क्या गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त जब मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा और धर्म के नाम पर अलग देश बनाने की बात कही, तो ये विचार थोड़े से 2-4 लोगों ने प्रारंभ किया था और फिर वो विचार इतना भयंकर हो गया कि डायरेक्ट एक्शन लेके ज़बरदस्ती कत्ल करके हत्याएं करवा के और फिर भारत का विभाजन हो गया। इसी तरह सीमी को देखिए, 1973 में सीमी ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसने कहा कि हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हैं और ऐसे काम भी शुरू में किए। ऐसा नहीं, कुछ साल तक वही काम करते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। 15 अगस्त 2000 को उसने कई जगह बम फोड़े, साबरमती एक्सप्रेस में 26 आदमी मारे गए, एक लखनऊ में भी फोड़ा गया और दूसरी जगहों पर बम चलाए गए। इसके अलावा भी बम की घटनाएं हुई और उसके बाद फिर सीमी को बंद करना पड़ा। पीएफआई, उसके बाद में पीएफआई क्रिएट हो गई और सीमी चूँकि बैन हो चुकी थी तो पीएफआई क्रिएट हो गई और पीएफआई ने वही काम शुरू कर दिए। प्रारंभ में यही कहा कि हम माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए हैं, दलितों के वेलफेयर के लिए हैं। वो काम भी किए, वो कुछ काम दिखावे के लिए वैसे करते, लेकिन धीरे धीरे अब जो बातें आ रही हैं उनके करतूतों में जो बातें आ रही हैं धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन से, वो दूसरी बातें हैं। तो हमें ये सब हिस्ट्री है शुरू से, आज से 50-60 साल की, इससे कुछ लेसन लेना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अब इतनी एविडेंस सरकार के पास है कि सरकार को पीएफआई को बैन कर देना चाहिए और इसके सदस्यों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बिना अगर ये खुलेआम घूमते रहे पीएफआई एसडीपीआई, मैं जानता हूँ ये दूसरे नाम से फिर आ जाएंगे, कोई और नाम लेके पैदा हो जाएंगे, लेकिन ये मेंटेलिटी बदलने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से जो समाज इसमें इन्वॉल्व है उसको स्वयं ये चाहिए। सर, जब दिमाग में ही जहर, जब दिल में ही जहर भरा हो, उसको डिफेंड करे, तो इन्हें बदला कैसे जा सकता है? जब घर से संस्कार ना मिला तो सरकार संस्कार नहीं दे सकती। देश उनका भी है, हमारा भी है, सबका देश है ये। अगर इस देश को तरक्की पसंद रहने देना है, अगर देश में शांति चाहिए तो वो सबके हित में होगी, कोई एक के हित में नहीं, पूरे समाज के हित में होगी, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो अगर ये समझे तो बेहतर है। किसी जैन साहब, इस फन को कुचलने की क्या कोशिश होगी? केवल बैन? इंडिया तो कोई सराय है नहीं, भारत कोई सराय है नहीं, या ये प्रयोगशाला तो है नहीं, हर बार प्रयोग होता रहता है। देखिए राहुल जी, आदरणीय द्विवेदी जी ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके एक बड़ा प्रश्न उठाया है और उन्होंने जो बात रखी है बिल्कुल सही बात रखी है। और आज मैं कई चैनलों के डिबेट में कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस बात को उठाया कि जिनकी मानसिकता ही खराब है, जो राष्ट्र विरोधी रूप में जो लगातार काम कर रहे हैं, अगर केवल नाम पे बैन लगा दिया गया तो वो दूसरा संगठन बना लेंगे, अपनी इसी तरीके का कुकृत्य करते रहेंगे राष्ट्र के विरोध में। तो इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इनको पकड़ा जाए और इनके फन को कुचला जाए, नहीं तो फिर बार बार डरते रहेंगे ऐसे ही। तो इसके लिए ही सरकार संकल्पबद्ध है, संकल्प है। और जो भी लोग इस तरीके के कुकृत्य में संलिप्त हैं, इन लोगों को चिन्हित करके लगातार और इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। और आदरणीय द्विवेदी जी ने जो बात कही कि मतलब भर के पुख्ता सबूत है और इसको बैन भी करना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल जो भी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई होगी। और ये भी बात सही है, अब तक की जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी रूप से ये संगठन काम करता रहा है, वो चाहे आपसी मतभेद पैदा करना हो या दंगे भड़काना हो, क्योंकि दंगों में कितने लोगों की जान जाएगी। अज़हरी साहब, आप लोग भी एक विशेष समुदाय से आते हैं, समझाइए समाज को कि किस ओर लेके जा रहे हैं। आज हमें विकास चाहिए या आज हमें फिर धर्मयुद्ध चाहिए? हमें तरक्की चाहिए या फिर हमें हिंदू मुस्लिम चाहिए?
राहुल भाई, जिस तरह से आप चैनल पर बैठ करके लोगों को अच्छी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लोग समझे ना समझे, आप किसी को जबरदस्ती समझाने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम हमारे यहाँ भी चलते हैं, हम लोग भी चलाते हैं। अब रही बात पीएफआई की, पीएफआई अगर बाकी गलत है और जिस तरह से बताया जा रहा है ये सबूत है, तो यकीनन पीएफआई पर बैन लगा देना चाहिए। बिना देर सिमी पर भी बैन लगा था, सिमी पीएफआई में कन्वर्ट, पीएफआई फिर कन्वर्ट हो जाएगा। सवाल उस झंडे के नीचे जो आते हैं उन्हें लेकर है। मेरी बात मुकम्मल सुनिए आप। ऐसे संगठनों के सदस्यों की छानबीन होनी चाहिए और नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सबको गिरफ्तार। ठीक है, लेकिन दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, और अभिषेक आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से साउथ से नॉर्थ पीएफआई का हर एक प्लान डिकोड एनआईए की टीम कर रही है, क्या तैयारी थी, क्या मकसद था, सबके सामने है। सवाल इस बात को लेकर है जिस देश में ये सब रहते हैं, उस देश के खिलाफ बगावत विद्रोह करने की ये कैसी कोशिश, आखिर इनके जो जहन में जहर भरा है उसे निकाला कैसे जाए, आकलन दर्शक जरूर करें। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।